नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस और केंद्र सरकार में ट्वीट वॉर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर एक बार फिर से तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले एमपी में सरकार गिराई, फिर राजस्थान में कोशिश की सरकार गिराने की, इसलिए हम आत्मनिर्भर हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आज फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की। इसी वजह से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार जीडीपी और चीनी घुसपैठ को लेकर भी झूठ बोल रही है और उसने इसे संस्थागत रूप दे दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि केंद्र राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ओर से ट्वीट वॉर लगातार किए जा रहे हैं। एक बार फिर से आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। तंज कसा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि फरवरी में सरकार ने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जुलाई में राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की गई, इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ट्वीट वॉर है वो जारी है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से तंज कसा है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया हुआ है और उपलब्धियां गिनवाई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राहुल गांधी शायद लगता है कि बीजेपी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास लगातार मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर, चीन को लेकर और जहाँ तक कि जो राजस्थान की सरकार है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर कहीं जो वीडियो ट्वीट के माध्यम से फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राहुल गांधी बीजेपी सरकार को हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार विफल है, क्योंकि जो घेरना जा रही है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं नाकाबी साबित है। क्योंकि लगातार कोरोना के अंदर भी प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतें हुई थी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो 20 जवान जो शहीद हुए थे चीन के बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं उनकी शहादत जब बेकार गई है, इसीलिए को लेकर ही राहुल गांधी लगातार बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को खास तौर पर घेरते चले जा रहे हैं। जी राजीव तिवारी, इसी के साथ ही राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो कहा गया था कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसको लेकर भी तंज कसा है। कहा है कि इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। वो तमाम मुद्दे गिनवाकर फिर ये बात कही गई है। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके मोदी जी के जो कमेंट्स है, यानी कि कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनने की जो क्वायत थी, वो कहीं ना कहीं अब इस पे भी राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए माध्यम से कहा है कि राहुल गांधी ने मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं कारगर है, मगर कहीं ना कहीं निर्भर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं जनता को आगे आत्मनिर्भर बनने में कहीं ना कहीं दिक्कतें देगा किसको, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है और केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं करना चाहती है, बल्कि हमें कर्ज देना चाहती है। जी राजीव तिवारी, बार बार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ये ट्वीट वॉर किया जा रहा है, वीडियो डाली जा रही है या फिर बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव जो आने वाले हैं उसी को लेकर ये सियासत की जा रही है। क्या इससे कोई फायदा होने वाला है?
देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि उनके पास बैठे-बिठाए वो मुद्दे मिल चुके हैं, जो मुद्दे उनके पास नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार हार 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 का मुँह देख रही थी। मगर अब जब कोरोना काल के अंदर इस तरीके के जो मुद्दे मिले हैं, यानी प्रवासी मज़दूरों को जो दिक्कतें आई थी, वो मुद्दे मिल गए उनके हाथ में। कोरोना के लिए जो लड़ाई थी भारत को जो मजबूत बनाने की, वो कहीं न कहीं उनके हाथ में मुद्दे मिले। दूसरा, चीन को लेकर भी कहीं न कहीं जो मुद्दे मिले, चीन और भारत के बॉर्डर पे जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनको लेकर भी जो मुद्दे मिले हैं, तो कहीं न कहीं लगातार इसको लेकर मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं। और शायद जो राजनीति के समय है, वो कहीं न कहीं इनके फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस को मुद्दे मिलेंगे तो कहीं न कहीं जनता तक एक मैसेज पहुंचेगा कि बीजेपी सरकार, ये केंद्र सरकार ढंग से कार्य नहीं कर रही है, और कांग्रेस पार्टी कर रही थी और करेगी। जी राजीव तिवारी, अगर बात की जाए राहुल गांधी की ही, अगर बीजेपी की भी बात की जाए, तो ऐसे में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के जो घेर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ हद तक फायदे जरूर मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सरकार के जो उठापटक चल रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर यही देखने को मिला है कि सचिन पायलट और कह सकते हैं अशोक गहलोत के बीच में जो कह सकते हैं खींचातानी हुई है, जिसकी वजह से सचिन पायलट को कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान देगा। मगर बीजेपी को भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, मगर अभी तक कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर, शायद मजबूती में ही रहेगी। जी राजीव तिवारी, अगर बात की जाए ट्रंप के आने की, तो कहीं ना कहीं फायदा सरकार को मिला। अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, तो लगातार अगर दूसरे देशों की बात करें, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत सही समय पर आकर लॉकडाउन लगाया और इससे कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो थमे हैं या कुछ हद तक पार पा सके हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर कांग्रेस बार बार ये भी मुद्दे इसलिए उठा रही है ताकि चुनाव में, आने वाले जो चुनाव है, उनको लेकर कुछ मजबूती मिल सके? देखिए, बिल्कुल एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, क्योंकि बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता तक मैसेज दिया जा रहा है कि उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन लगाया था और सही समय पर कोरोना को रोकथाम करने के लिए कोशिश की गई थी, और कहीं ना कहीं वो कारगर हुई है। तो क्योंकि जब बीजेपी केंद्र के अंदर बैठते हुए भी इस तरीके के मुद्दों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करेगी, तो अपोजिशन तो मैक्सिमम करेगी। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके के मुद्दे को गिनाकर कोशिश कर रही है कि अभी जो जनता तक मैसेज देने की, या फिर कहें जो बीजेपी की जो उपलब्धियां गिनाकर नेगेटिव वर्जन। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता देते हैं। लगातार सियासी जो उठापटक जारी थी, उसी के बीच अब हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। राजस्थान की सियासी हलचल पर आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट का फैसला आएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत 2 बजे तक फैसला सुनाएगी। मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि हम कोरोना संकट के बीच हैं। जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मिला है, इसे 7 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। किसी तरह साबित नहीं होता कि स्पीकर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच, जहां आपको बता दें कि दोनों गुट आमने सामने हैं। सचिन पायलट के गुट ने जो नोटिस पर हाईकोर्ट पहुंचा है, उसी को लेकर अब मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा है कि हम कोरोना संकट के बीच में हैं। जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मिला है, इसे 7 दिन तक बढ़ाना चाहिए। किसी तरह साबित नहीं होता कि स्पीकर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हो। संदीप अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों गुट आमने सामने हैं, ऐसे में अब हाईकोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है। फैसला जो आएगा वो 2 बजे आएगा, तो क्या लग रहा है किस हक में आ सकता है फैसला? देखिए, ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि दोनों गुट जो है, अशोक गहलोत का खेमा है, सचिन पायलट का खेमा, लगातार अपनी दलील दी जा रही है। दोनों को वकील जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं। बहस पूरी हो चुकी है। अभी कोर्ट ने लंच ब्रेक लिया है। 2 बजे दोबारा सुनवाई होनी है, और आज ये भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि आज फैसला, निर्णायक फैसला हो जाएगा। ऐसे में यदि मैं बता दूं अभी जानकारी के लिए, यदि सचिन पायलट की तरफ पक्ष में बयान जाता है या फैसला कोर्ट का पायलट के पक्ष में जाता है, तो राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उसको बहुत बड़ा चोट लग सकती है,
और यह भी सूत्रों के जो जानकार हैं वो उनका ये भी कहना है साफ साफ कि जब राजस्थान की सियासी गड़बड़ाहट जो है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उछाल आ सकता है, सरकार गिर सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि जब विहिप लागू किया था उन्होंने एक तर्क दिया है जो मजबूती से पेश किया। हरीश साल्वे जो एडवोकेट सत्ताधारी खेमे के, उन्होंने साफ कह दिया है कि विहिप लागू विधानसभा सत्र के अंदर होता है, न कि बाहर। ऐसे में कोर्ट निर्णय करेगा कि आखिर में जो फैसला है वो किसके पक्ष में जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। जी संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जवाब देने के लिए 3 दिन का जो समय मिला था वो पर्याप्त नहीं है, इसको 7 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्या वजह रही होगी? देखिए, बिल्कुल आज जो लास्ट दिन था, आज जवाब देना था उनको, जो 19 विधायकों को नोटिस मिला था उनको आज जवाब मंगलवार 5:30 बजे तक जवाब देना था स्पीकर को। वहीं पे इसी की सुनवाई को इसी को लेकर सचिन पायलट जो है खेमा है उसने याचिका दर्ज की थी हाईकोर्ट में, और आज लास्ट दिन है। ऐसे में उन्होंने 3 दिन का समय और मांगा है। ऐसे में आज जवाब नहीं दे पाए क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक है जिनको नोटिस मिला था वो एक बहुत बड़ा कारण रह सकता है, लेकिन हालांकि खुलकर सामने नहीं आया कारण। लेकिन उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है, जो कि अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनको समय दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाता है तो आज किसी भी सूरत में उन विधायकों को स्पष्टीकरण देना होगा स्पीकर को, और अगर उनको समय मिलता है तो शायद ये स्पीकर की जो रोक लगा रखी है, स्पीकर पर जो रोक लगा रखी है हाईकोर्ट ने, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि आज तक का समय लास्ट है। और अगर उनको समय मिलता है तो 3 दिन तक, आने वाले 3 दिन तक भी और रोक जारी रह सकती है। जी संदीप अग्रवाल, इसी के साथ ही मुकुल रोहतगी है जो उन्होंने स्पीकर पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए, बहस करते हुए रोहतगी ने कहा है कि महेश जोशी की तुलना में मदन दिलावर याचिका पहले की थी। ऐसे में स्पीकर ने महेश जोशी की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जबकि मदन दिलावर की याचिका को उन्होंने दरकिनार किया है। रोहतगी ने जो दलील दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के पावर पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और इस मामले को सुनने के लिए अधिकार क्षेत्र है, मतलब हाईकोर्ट उसको सुन सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले साफ कर दिया था कि ऐसे कुछ मामले हैं जिनसे हाईकोर्ट बिना किसी कारण भी या फिर किसी भी कारण से उनको सुनना नहीं सुन सकती। ऐसे में रोहतगी ने दलील दी है, उन्होंने ये कहा था कि हाईकोर्ट के पास पावर है कि ऐसी दलीलों को सुना जाए। और मैं ये बता दूं आपको कि जिस प्रकार से लगातार ये तर्क वितर्क चल रहे हैं, वहीं पे रोहतगी का यह भी कहा है कि प्रत्येक निर्णय को तथ्यों के साथ पढ़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो तथ्य उन्होंने पेश किए हैं, तर्क पेश किए हैं, और मौजूदा जो सरकार है उसके विपक्ष में जो उन्होंने तथ्य पेश किए हैं उसको हाईकोर्ट गंभीरता से लेवे और सोच समझ के भाई सही तथ्य देके तथ्यों को जांचते हुए सही निर्णय देवे, जिससे कि आम जन को या और बड़ी सरकार या बड़े महकमे या यूं कहें कि बड़े पद को एक न्याय मिल सके। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना संकट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो अब उसका पलटवार भी बीजेपी की ओर से किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल की उपलब्धियां गिनाई हैं। शाहीन बाग से लेकर चीन को बचाने तक का जिक्र किया है और कहा है कि कांग्रेस अब सिर्फ ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कोरोना संकट के चलते और राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और आज राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तंज कसा। अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल गांधी के अंदाज में ही महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई हैं, जिसमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट पर लिखा कि राहुल गांधी जी ने अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर अपना ध्यान दिया। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे हैं और इसलिए हताश निराश पार्टी सरकार पर कुछ भी प्रहार करने की चेष्टा कर रही है, वो सफल नहीं होंगे।
आज उन्होंने ट्वीट किया फरवरी से जुलाई तक क्या किया, तो हम भी उनको जरा हिसाब बताते कि राहुल बाबा 6 महीने की आपकी उपलब्धि क्या क्या है। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी तबाह। तो यही आपका काम चल रहा है। और ये समझना चाहिए, उन्होंने मोमबत्ती जलाना का जो काम 130 करोड़ जनता ने किया उसका अपमान किया। मोमबत्ती जलाना कोरोना वॉरियर्स का संबल बढ़ाने के लिए था, और ये कोरोना वॉरियर्स का भी अपमान है, कोरोना योद्धाओं का भी अपमान है, और साथ ही साथ ये मोम जनता का भी अपमान है। राजीव तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो ट्वीट वॉर जारी है, ऐसे में अब प्रकाश जावड़ेकर ने भी राहुल गांधी की उपलब्धियां गिनवाई है। महीने दर महीने ये उपलब्धियां गिनवाई गई हैं। राजीव तिवारी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ट्वीट वॉर जारी है, ऐसे में अब जावड़ेकर ने राहुल गांधी की उपलब्धियां गिनवाई हैं। देखिए, बिल्कुल बताते, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अब पलटवार किया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने अब मोर्चा संभाला है। और राहुल गांधी के लिए जो उनकी उपलब्धियां थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई थी, उसी तरीके से अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर को आगे किया है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश जावड़ेकर ने जिस तरीके से राहुल गांधी की जो उपलब्धियां गिनाई है, यानी कि जो कांग्रेस की जो खींचातानी चल रही है राजस्थान को लेकर, या फिर कहें जो लगातार कांग्रेस पार्टी कोरोना जैसी महाकाल के अंदर भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, और पलकर लगातार कोशिश कर रही है कि जनता तक मैसेज बीजेपी का जो है वो गलत जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जिस तरीके से उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनाई है राहुल गांधी की, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी सत्ता के अंदर आने के लिए हर भर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी भी उनका भरपूर साथ दे रही थी, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी विफल रहे हैं, जिसको लेकर ही इसके प्रकाश जावड़ेकर ने अब राहुल गांधी की जो उपलब्धियां गिनाई है, यानी कि नेगेटिव वर्जन जो गिनाया गया, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी किस तरीके से बीजेपी उनका फायदा उठाती है। जी राजीव तिवारी, इसी के साथ ही जावड़ेकर ने कहा है कि मोमबत्तियां जो जलाई गई थी उसका मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाया गया है राहुल गांधी की ओर से। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो। राजीव तिवारी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क राजीव तिवारी से टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ट्वीट वॉर जारी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी की उपलब्धियां गिनाई है, महीने दर महीने को लेकर ये उपलब्धियां गिनाई गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पत्रकार पर जो हमला हुआ था उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने पहले पिटाई की और फिर गोली मारी। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में कहा है कि जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। गाजियाबाद एनसीआर में है, यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारने का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां बदमाशों ने
पत्रकार को गोली मारी, पहले उसकी पिटाई की गई। इसी को लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया है। जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। गाजियाबाद एनसीआर में है, यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आपको बता दें कि पत्रकार ने अपनी भांजी के साथ हुई छेड़खानी को लेकर तहरीर दी थी, जिसको लेकर अब जो बदमाश है उन्होंने पत्रकार पर हमला बोला। फिलहाल पत्रकार का इलाज जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पत्रकार विक्रम जोशी को जो गोली मारी गई थी उसको लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला बोला है। बदमाशों ने पहले पिटाई की थी, फिर गोली मारी थी। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। गाजियाबाद एनसीआर में है, यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। आपको बता दें कि पत्रकार ने अपनी भांजी को लेकर छेड़खानी को लेकर पुलिस में तहरीर की थी, जिसको लेकर अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके चलते अब जो राजनीतिक मोड़ है इस मामले में आ गया है। पत्रकार विक्रम जोशी को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में कहा है कि जो जंगल राज है, जंगल राज का यहां पर बार बार नाम लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। गाजियाबाद में पत्रकार को गोली मारने का जो मामला है वो राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। आपको बता दें कि पत्रकार को गोली मारने का मामला सामने आया। पहले पत्रकार की पिटाई की गई, उसके साथ उस दौरान उसकी बच्चियां भी मौजूद थी। ऐसे में आपको बता दें कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जंगल राज में आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।